नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी दोस्त शिखा। हमारे आज के इस सेशन में हम एमपीपीएससी प्री की यूनिट 2 का पहले टॉपिक का डायनेस्टीज ऑफ मध्य प्रदेश को कवर करेंगे। मध्य प्रदेश के राजवंश शुरू करते हैं दोस्तों। हम अगर इतिहास को बांटना चाहे हैं तो इतिहास को दो तरीकों से बांटा गया है, एक ऐतिहासिक स्रोतों की दृष्टि से और इतिहास के अध्ययन की दृष्टि से। तो हम मध्य प्रदेश के राजवंश भी इसी प्रकार से पढ़ेंगे। यहाँ पर ऐतिहासिक स्रोतों की दृष्टि से, फिर इसके बाद अध्ययन की दृष्टि से। मध्य प्रदेश के प्रमुख राजवंश डायनेस्टीज ऑफ एमपी। ऐतिहासिक स्रोतों की दृष्टि से मध्य प्रदेश को 3 भागों में बांटा जाता है। जैसे कि इतिहास को बांटा है, वैसे ही मध्य प्रदेश को भी बांटा गया है। प्राग ऐतिहासिक काल, आदि ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल जिसका कोई लिखित वर्णन मिला नहीं है, उपलब्ध नहीं है, और इसको भी 3 भागों में बांटा गया, पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। पाषाण काल के अवशेष हमको नर्मदा घाटी, चंबल घाटी, बेतवा घाटी, सोनार घाटी, भीमबेटका की गुफा से मिले। मध्य प्रदेश में भीमबेटका रायसेन में है, क्योंकि हम मध्य प्रदेश का पढ़ रहे हैं। भीमबेटका रायसेन मानव द्वारा निर्मित शैलाश्रयी व शैल चित्रों के प्रवास के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ 760 गुफाओं में से 500 गुफाएं चित्रों द्वारा सुसज्जित हैं। इसे मानव विकास का प्रारंभिक स्थान माना जाता है और 2003 में इसको विश्व धरोहर भी घोषित किया गया है। भीमबेटका जो रायसेन का है, यहाँ से हमको पाषाण काल के प्रमाण मिले। मध्य पाषाण काल नर्मदा, चंबल, बेतवा एवं उनकी सहायक नदियों की घाटियों में विकसित हुई। औजारों के आकार छोटे हुए और इसके प्रमाण आदमगढ़, होशंगाबाद में मिले। ये याद रखना है दोस्तों, ये ऑब्जेक्टिव बन सकता है कि पाषाण काल के प्रमाण भीमबेटका से, मध्य प्रदेश में मध्य पाषाण काल के आदमगढ़, होशंगाबाद से। नवपाषाण काल कृषि, पशुपालन, गृह निर्माण, अग्नि प्रयोग, क्रांतिकारी कार्य अपनाए गए। औजार, सेल्ट, कुल्हाड़ी, असुला का प्रयोग किया गया। और प्रमाण कहाँ से मिले मध्य प्रदेश में? सागर, जबलपुर, दमोह, होशंगाबाद, छतरपुर। यहाँ से हमको औजार मिले हैं नवपाषाण काल के। ये प्रागैतिहासिक काल एक बार फिर से बता देती हूँ मैं। इतिहास को 2 प्रकार से बांटा गया है, एक स्रोतों की दृष्टि से और अध्ययन की दृष्टि से। तो अभी हम स्रोतों की दृष्टि से पढ़ रहे हैं। इसमें 3 पार्ट है, प्राग ऐतिहासिक, आदि ऐतिहासिक और ऐतिहासिक। प्राग ऐतिहासिक मतलब जिसमें कोई लिखित विवरण उपलब्ध नहीं है। ये हमने पढ़ लिया कि मध्य प्रदेश में कहाँ से प्रमाण मिले। फिर हम दूसरे पे आ जाते हैं, आद्य ऐतिहासिक काल, ताम्र पाषाण काल भी बोलते हैं इसको। वह काल जब इंसानों ने पत्थर के साथ साथ तांबे का भी इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। पहले सिर्फ पत्थर का कर रहा था, अब तांबे का भी उपयोग करने लगा। औजारों में तथा बर्तनों में एक नया आकार व मजबूती दी। ताम्र पाषाण काल की सभ्यता मोहनजोदड़ो व हड़प्पा सभ्यता के समकालीन थी, जो नर्मदा घाटी क्षेत्र में विकसित हुई। इसके अवशेष कहाँ से मिले हमको? कायथा, उज्जैन, नवदा टोली, ये खरगोन में है। नागदा, बरखेड़ा ये भोपाल में, एरन इत्यादि इसके प्रमुख केंद्र थे। मध्य प्रदेश में बालाघाट, जबलपुर में भी मिले हैं इसके प्रमाण ताम्र पाषाण काल के। फिर हम तीसरे पे आ जाते हैं, ऐतिहासिक काल, या फिर इसको प्राचीन काल भी बोला जाता है। ये 1500 से 600 बीसी तक था, जैसा कि हमने हिस्ट्री में पढ़ रखा है। आर्य उत्तर वैदिक काल में 1000 से 600 बीसी में विंध्याचल को पार कर मध्य प्रदेश में आए थे। मध्य प्रदेश में विंध्याचल को पार करके आर्य आए। ऐत्रेय ब्राह्मण में जिस निषाद जाति का उल्लेख है, वह मध्य प्रदेश के जंगलों में निवास करती थी। इसके बाद अगला पढ़े हम, महापाषाण युग। ये 1700 से 1000 बीसी तक था। मध्य प्रदेश में दक्षिण की महापाषाण संस्कृति का प्रभाव देखा जाता है।
दक्षिण भारत के कुछ स्थलों से प्राप्त विशाल पाषाण समाधियों को महापाषाण स्मारक मेगालिथ, ये याद रखना है दोस्तों। मेगालिथ किसको बोलते हैं? बड़े बड़े पाषाण की जो स्मारक होते हैं उनको बोलते हैं। उसके बाद सिवनी व रीवा जिले से ये स्मारक मिलते हैं। फिर हम अगले बात करें तो लौह युगीन काल की, ये 1000 से 800 बीसी तक था। मध्य प्रदेश के श्योपुर, ग्वालियर, भिंड, मुरैना से लौह युग के धूसर चित्रित मृदभांड प्राप्त हुए हैं। अगले पे आ जाए तो महाकाव्य काल, ये 800 बीसी से 700 बीसी तक रहा। रामायण काल में, ये महाकाव्य काल दोस्तों, जब रामायण और महाभारत रचे गए थे, इस काल को महाकाव्य काल बोलते हैं। रामायण काल में प्राचीन मध्य प्रदेश के अंतर्गत महाकांतार एवं दंडकारण्य, वर्तमान में छत्तीसगढ़, दंडकारण्य क्षेत्र कहाँ पे आता है? वर्तमान छत्तीसगढ़ में, के घने वन थे। राम ने वनवास का अधिकांश समय दंडकारण्य में, जो कि अभी छत्तीसगढ़ में है दोस्तों, वहां बिताया था। महाभारत युद्ध में मध्य प्रदेश के कई राज्यों ने भाग लिया था। जो महाभारत का युद्ध हुआ था इसी काल में हुआ था, महाकाव्य काल। इसमें पांडवों की तरफ से मध्य प्रदेश के वत्स, चेदी, कारुस और दसार्ण राज्यों ने भाग लिया था। कौरवों की तरफ से महिष्मती, अवंती, भोज और विदर्भ। तो महेश्वर क्षेत्र, उज्जैन, भोज, विदर्भ, ये कौरवों की तरफ से थे। वत्स, चेदी, कारुस, दसार्ण ये पांडवों की तरफ से थे। ये मध्य प्रदेश के दोस्तों, याद रखना ये। फिर हम अगले पार्ट पे आ जाए तो महाजनपद काल, ये 700 से 350 बीसी तक रहा। लगभग 600 बीसी में बौद्ध व जैन ग्रंथों में वर्णित महाजनपदों की संख्या 16 थी। चेदी, अवंती मध्य प्रदेश के इतिहास से संबंधित थे। ये उज्जैन और चेदी, खजुराहो, ये मध्य प्रदेश से संबंधित थे। ये दो थे महाजनपद जो 16 थे। हिस्ट्री में आप लोग ने पढ़ा होगा दोस्तों कि 16 महाजनपद कैसे बने थे लोहे की खोज होने के बाद। तो इनमें से जो चेदी और अवंती थे ये मध्य प्रदेश से संबंधित थे। ये राजधानी, इसकी राजधानी शुक्तिमती थी और ये बुंदेलखंड के आसपास का क्षेत्र है। अवंती महाजनपद ये अत्यंत विशाल था, पश्चिमी व मध्य मालवा के क्षेत्रों में बसा था। ये दो भागों में बटा था, उत्तरी अवंती जिसकी राजधानी उज्जैनी थी और दक्षिणी अवंती राजधानी महिष्मती थी। फिर हम दूसरे वर्गीकरण पे आ जाए, इतिहास को बांटने का। अभी ये जो हमने देखा था ये स्रोतों की दृष्टि से था। इसके बाद जो मेन हमारा बांटा गया है वो इस प्रकार से बांटा गया है जैसा हम हिस्ट्री में पढ़ते हैं, प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल। प्राचीन काल 0 से 800 ईस्वी तक, फिर ये 800 से 1800 ईस्वी तक मध्यकाल, और आधुनिक काल 1800 से अभी तक। प्राचीन काल की बात करें दोस्तों तो मध्य प्रदेश में प्राचीन काल में निम्नलिखित राजवंश थे। पहला कारुष वंश था। सुनी हुई कहानियों के अनुसार अंतिम मनु वैवस्वत के 10 पुत्र थे। ये मनु कौन थे दोस्तों? जैसे कि हम जानते हैं सृष्टि का जन्म ब्रह्मा से हुआ था। ये ब्रह्मा के पुत्र थे। ब्रह्मा के पुत्रों को मनु कहा गया था। इनमें से जो अंतिम मनु थे, याद रखना है दोस्तों, अंतिम मनु वैवस्वत, अंतिम मनु वैवस्वत, इनके 10 पुत्र थे। और मनु कौन थे? ये ब्रह्मा के पुत्रों को कहा गया है। इनमें से एक पुत्र कारुष के नाम पर कारुष वंश की स्थापना हुई। इनका एक पुत्र कारुष था जिसके नाम पर कारुष वंश की स्थापना हुई। कारुष का क्षेत्र वर्तमान में रीवा नदी के पास बघेलखंड क्षेत्र है। कारुष क्षेत्र कौन सा है? जो हमारा मध्य प्रदेश में रीवा बघेलखंड का क्षेत्र है, वहां पर था ये वंश। फिर हम अगले वंश की बात करें तो चंद्र वंश। अंतिम मनु जो वैवस्वत थे, अभी मैंने बताया दोस्तों कि ब्रह्मा के जो पुत्र थे उन्हें मनु कहा गया, और अंतिम मनु थे वैवस्वत। इनके 10 पुत्र थे। 10 में से एक कारुष ने कारुष वंश बनाया था।
फिर चंद्रवंश, इनकी पुत्री, जो इनकी पुत्री थी इला, इसका विवाह चंद्र से हुआ, जिनके नाम पे चंद्रवंश बना। इसे एल साम्राज्य भी कहा गया है इला के नाम पर, और इसका विस्तार बुंदेलखंड में था। उसका विस्तार बघेलखंड में था, कारुष वंश का और चंद्रवंश का बुंदेलखंड में। चंद्र के दो पुत्र हैं, आयु और अमावस, जैसा कि हम पढ़ते हैं कहानियों में। फिर हम अगले वंश की बात करें, छहरात वंश। दो प्रसिद्ध राजा नहपान और भूमक हुए। नहपान का संघर्ष गौतमीपुत्र सातकर्णी से हुआ। शिवपुरी से छहरात वंश के सिक्के प्राप्त हुए। ये वंश कहाँ पे था? शिवपुरी की तरफ। और ये गौतमीपुत्र सातकर्णी हिस्ट्री में हम पढ़ते हैं ये। फिर अगला जो वंश मध्य प्रदेश में था, कार्दकम क्रम वंश। इसकी स्थापना यशोमती और चस्टन ने की। प्रसिद्ध राजा रुद्रदामन संस्कृत का महान पंडित था। मध्य प्रदेश में सर्वप्रथम तिथि युक्त चांदी के सिक्के चलवाए थे इसने, रुद्रदामन ने। ये पॉइंट याद रखना है ऑब्जेक्टिव के लिए। रुद्रदामन ने मध्य प्रदेश में सर्वप्रथम कौन से? तिथि युक्त चांदी के सिक्के, सिर्फ नहीं, तिथि युक्त चांदी के सिक्के चलवाए। सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण करवाया। अगला वंश है नंद वंश। जो मगध के राजा थे महापद्म नंद, इन्होंने साम्राज्य विस्तार की नीति के अंतर्गत चेदी जनपद मगध राज्य में मिला लिया था। एमपी के बड़वानी जिले से इसके साक्ष्य मिले हैं। मगध राज्य में एक खजुराहो चेदी क्षेत्र महापद्म नंद ने मिलवा लिया था, जो कि मगध के राजा थे। मौर्य वंश। मौर्य युग में व्यापारिक मार्गों की संख्या 4 थी, जिनमें 4 मार्ग थे टोटल, जिनमें से तीसरा मार्ग उत्तर में श्रावस्ती और दक्षिण में प्रतिष्ठान तक था। ऐसा था, उत्तर में श्रावस्ती और दक्षिण में प्रतिष्ठान। और इसके बीच में क्या क्या आ रहा था दोस्तों? महेशमती, महेश्वर, उज्जैन और विदिशा नगर आते थे। चौथे मार्ग में उज्जैनी नगर था। यह मार्ग भृगुकक्ष से मथुरा तक जाता था। मध्य प्रदेश के दतिया जिले में गुर्जरा से अशोक के लघु शिलालेख मिले हैं। अशोक के शिलालेख गुर्जरा दतिया से मिले हैं, जिनमें अशोक का नाम अशोक उत्कीर्ण मिला है। इसके अतिरिक्त अशोक के लघु शिलालेख रूपनाथ जबलपुर में, गुर्जरा दतिया में, कशरावत खरगोन में, कारी लताई जबलपुर में, खकई रायसेन में और भेन्यापुरा सीहोर में भी मिले। यहाँ पे अशोक का नाम अशोक मिला था, बाकी सब में देवा नाम, प्रियदर्शी नाम मिलता है अशोक का। फिर हम अगले वंश की बात करें, शुंग वंश। शुंग वंश के संस्थापक पुष्यमित्र शुंग थे। इनका पुत्र अग्निमित्र शुंग, इसने विदिशा में शासन किया था। भरहुत में, ये भरहुत स्तूप है, शुंग वंश द्वारा एक स्तूप बनवाने के साक्ष्य मिले हैं। यवन राजदूत हेलियोडोरस ने शुंग वंश के 5वें शासक भागभद्र के समय विदिशा में भागवत धर्म से प्रभावित होकर गरुण ध्वज जो कि विदिशा में है, किसने बनवाया था? हेलियोडोरस ने, शुंग वंश के 5वें शासक के समय भागवत धर्म से प्रभावित होकर बनवाया था। सातवाहन वंश। गौतमीपुत्र सातकर्णी के द्वारा मालवा पर शासन करने के साक्ष्य पुराणों में मिले हैं। उज्जैन, देवास, तेवर, त्रिपुरी से सातवाहन वंश के सिक्के प्राप्त हुए हैं। सातवाहन के प्रमाण कहाँ पे मिले? उज्जैन, देवास, तेवर, त्रिपुरी से। सातवाहन शासक अपीलक के तांबे के सिक्के मध्य प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों से मिले हैं। कुषाण वंश। यहाँ के शासक विम कटफसिस का सिक्का विदिशा। हम मध्य प्रदेश की बात कर रहे हैं दोस्तों, हिस्ट्री में है, और हिस्ट्री के हर वंश का मध्य प्रदेश में क्या प्रभाव था ये पढ़ रहे हैं। नागवंश। इसके संस्थापक वृषनाथ, राजधानी इन्होंने विदिशा बनाई और सिक्के विदिशा से प्राप्त हुए। गुप्त वंश। राजकीय चिन्ह गरुण, एरन सागर के सिक्कों पर सिंह व गरुण के चित्र प्राप्त हुए हैं।
चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने पाटलिपुत्र के अतिरिक्त उज्जैनी को अपनी राजधानी बनाया। पाटलिपुत्र के अतिरिक्त उज्जैनी को बनाया, क्योंकि उज्जैनी एमपी में थी, अभी भी है। उज्जैन विदिशा के निकट उदयगिरी की पहाड़ी से 3 अभिलेख प्राप्त हुए हैं। उदयगिरी की गुफाओं, तिग्वा के विष्णु मंदिर का निर्माण गुप्त काल में हुआ। उदयगिरी की जो गुफाएं हैं और तिग्वा का विष्णु मंदिर है, इनका निर्माण गुप्त काल में हुआ। समुद्रगुप्त ने तत्कालीन विदिशा सांसद श्रीधर को पराजित कर विदिशा पर अधिकार कर लिया था। मध्य प्रदेश का विदिशा समुद्रगुप्त ने अधिकार कर लिया था इस पे गुप्त वंश के। वाकाटक वंश संस्थापक विंध्य शक्ति थे, जो कि ब्राह्मण थे। साक्ष्य इसके पन्ना और सतना से मिले। राष्ट्रीयकूट वंश के साक्ष्य बैतूल से मिले हैं। गुर्जर प्रतिहार वंश के प्रसिद्ध राजा नागभट्ट प्रथम थे। इसके शासनकाल 730 से 760 ईस्वी तक उज्जैन में शासन किया। मध्य प्रदेश के भारत पर अरबी आक्रमणों को विफल किया। परमार वंश उपेंद्र कृष्णराज ने स्थापना की। राजधानी धार को बनाया। मध्य प्रदेश की विख्यात राजा जो भोज, जिनकी हम कहानियां भी पढ़ते हैं, राजा भोज, इन्होंने भोपाल के, ये परमार वंश के थे राजा भोज, भोपाल के भोजताल और धार के सरस्वती मंदिर बनवाए। चंदेल वंश महोबा के क्षेत्र में शासन किया। चंदेल वंश ने संस्थापक नन्नुन थे। खजुराहो चंदेल वंश की राजधानी थी। यहाँ के प्रसिद्ध मंदिरों पार्श्वनाथ व विश्वनाथ का निर्माण धंगदेव ने कराया। अंतिम स्वतंत्र चंदेल शासक परमर्दी देव को कुतुबुद्दीन ऐबक ने हराकर महोबा को अपने राज्य में सम्मिलित कर लिया था। कुतुबुद्दीन ऐबक जो आक्रमण करता थे, इन्होंने परमर्दी देव को हराया और महोबा को अपने क्षेत्र में कर लिया था। कलचुरी वंश, इसकी 2 शाखाएं थी, महिष्मती के कलचुरी और त्रिपुरी के। त्रिपुरी जबलपुर में, महिष्मती महेश्वर। सर्वप्रथम ज्ञात शासक कृष्णराज थे, महेश्वर थी। त्रिपुरी के जबलपुर थे। स्थापना कोक्कल प्रथम ने की थी। के बाद हम गुहिल वंश की बात करें। जीर्ण अभिलेख से मंदसौर के गुहिल वंश की जानकारी मिलती है। ये प्राचीन काल यहाँ पे खत्म हो जाता है। ये 18 वंश पढ़े हमने टोटल। मध्य प्रदेश में क्या प्रभाव रहा। फिर हम मध्यकाल पे आ जाते हैं, 800 से 1800 ईस्वी तक। मोहम्मद गोरी 1195 से 96 तक रहे। मोहम्मद गोरी ने ग्वालियर के शासक लोहंग देव पर आक्रमण किया था, मध्य प्रदेश के ग्वालियर के। गुलाम वंश ऐबक ने अंतिम चंदेल शासक परमर्दी देव को हराकर कलिंजर किला जीत लिया था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने, यह हमने पढ़ा था पहले भी। इल्तुतमिश ने 1228 ईस्वी में सिंध को अपने राज्य में सम्मिलित करने के पश्चात मध्य प्रदेश में मांडू, ग्वालियर, मालवा, उज्जैन को जीत लिया। ये 2 प्रसिद्ध शासक थे, गुलाम वंश के, एक ऐबक और इल्तुतमिश। तो इल्तुतमिश ने मांडू, ग्वालियर, मालवा, उज्जैन को जीता और ऐबक ने कालिंजर का किला जीता। मुगल काल, बाबर ने राणा सांगा को खानवा के युद्ध में 1527 में परास्त करके मालवा क्षेत्र पर नियंत्रण कर लिया। मध्य प्रदेश का मालवा क्षेत्र। अकबर के समय मालवा का शासक बहादुर शाह था। अकबर ने बहादुर शाह पर आक्रमण किया, जिसमें पराजय के बाद अकबर ने नवरत्नों में स्थान दिया था बहादुर शाह को। गोंडवाना विजय अकबर की महत्वपूर्ण विजय थी। मध्यकाल का अगला वंश बुंदेला वंश। इसका उदय 14वीं शताब्दी में हुआ। शासक रुद्र प्रताप बुंदेला ने 1531 ईस्वी में ओरछा को अपनी राजधानी बनाया था। इस वंश के शासक वीर सिंह बुंदेला ने मुगल बादशाह जहांगीर के कहने पर अबुल फजल की हत्या की थी।
वीर सिंह बुंदेला के पुत्र जुझार सिंह ने शाहजहां के विरुद्ध युद्ध किया था। इस वंश का प्रसिद्ध राजा छत्रसाल था, जिसने मुगलों के साथ युद्ध किया, परंतु बाद में मुगल दरबार में 4000 का मनसब प्राप्त किया। ये छत्रसाल पहले तो युद्ध किया, बाद में इनको मनसब मिला मुगल सरकार से। मनसब एक पद होता था, 4000 का मनसब पद प्राप्त किया। इस राजवंश के शासक हृदय शाह बुंदेला ने गढ़ा के समीप गंगा सागर जलाशय का निर्माण कराया। गंगा सागर जलाशय ये हृदय शाह बुंदेला ने करवाया था निर्माण। बघेल राजवंश, जो कि वर्तमान में रीवा का क्षेत्र है, इस वंश का पहला ज्ञात शासक धवल था। इस वंश के शासक वीरभान सिंह ने चौसा के युद्ध में हुमायूं की सहायता की थी। इस वंश के शक्तिशाली शासक रामचंद्र थे। उनके दरबार से ही संगीतज्ञ तानसेन को मुगल सम्राट ने अपने दरबार में बुला लिया था। फिर हम आधुनिक काल पे आ जाते हैं, 1800 से अभी तक। मध्य प्रदेश के इतिहास में आधुनिक युग का प्रारंभ मराठों के उत्कर्ष एवं ईस्ट इंडिया कंपनी के आगमन के साथ हुआ। ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी 1600 बीसी में, 1600 ईस्वी में, और मराठों का उत्कर्ष हुआ था उस समय पर। उनके आगमन के साथ मध्य प्रदेश में आधुनिक युग का प्रारंभ हुआ। कालांतर में सिंधिया तथा होलकर वंश ने इसमें महत्वपूर्ण योगदान दिया। मराठा वंश की बात करें तो मध्य प्रदेश के खानदेश का गोंडवाना क्षेत्र में मराठा शासकों ने आधिपत्य किया। खानदेश मतलब बुरहानपुर। 1722 में पेशवा बाजीराव प्रथम ने प्रथम बार मालवा पर आक्रमण किया था। 1724 ईस्वी में इस भूभाग पर चौथ वसूली को लेकर युद्ध किया था। 1737 से 38 ईस्वी में पेशवा बाजीराव प्रथम और निजाम को एक संधि करना पड़ी, जिसे दुरई की संधि कहते हैं। हैदराबाद के निजाम और पेशवा बाजीराव प्रथम ने दुरई की संधि की। पानीपत के तीसरे युद्ध के बाद 1731 में सिंधिया व होलकर वंश स्वतंत्र हो गए थे। फिर हम होलकर वंश की बात करें, संस्थापक मल्हार राव होलकर थे, जिसने 1732 ईस्वी में इंदौर को मालवा की राजधानी बनाई थी। 1766 में मल्हार राव की मृत्यु के पश्चात मालेराव होलकर शासक बने। 1767 से 97 तक अहिल्याबाई ने, याद रखना है दोस्तों, इंपॉर्टेंट है, 67 से 97 तक अहिल्याबाई ने पेशवा की अनुमति से इंदौर राज्य का प्रशासन संभाला। तुकोजी तृतीय के समय राज्य का भारत संघ में विलय कर दिया गया। 1700 तुकोजी तृतीय के समय ये जो क्षेत्र था उसका भारत संघ में विलय कर दिया गया। 1732 में मालवा में 5 स्थापित हुए राज्य टोटल। ग्वालियर में सिंधिया थे, इंदौर में होलकर, धार में आनंदराव पवार, देवास में तुकोजी और छोटी पांति में जीवाजी। ये सब मराठाओं की शाखा थी जो अलग अलग क्षेत्र पे बसे। सिंधिया वंश ग्वालियर में ग्वालियर में था और संस्थापक राणोजी सिंधिया थे। विश्व के सबसे प्रतापी शासक महादजी सिंधिया ने तृतीय मराठा युद्ध में भाग लिया था। उन्होंने 1765 ईस्वी में गोहद जाट राणा लोकेंद्र सिंह से ग्वालियर का किला जीत लिया था। महादजी सिंधिया ने दिल्ली पर कब्जा करके मुगल सम्राट शाह आलम को गुलाम कादिर के नियंत्रण से मुक्त कराया। इसके बदले में सम्राट ने महादजी को अपना प्रधानमंत्री नियुक्त कर सभी प्रशासनिक अधिकार दिए। 1794 ईस्वी में दौलत राव सिंधिया महादजी के उत्तराधिकारी बने। 1810 ईस्वी में दौलत राव सिंधिया ने ग्वालियर को अपनी राजधानी बनाया। इससे पहले सिंधिया वंश की राजधानी उज्जैन थी। बाद में जाकोजी सिंधिया, जयाजीराव सिंधिया, माधवराव सिंधिया, जीवाजीराव सिंधिया ये शासक हुए।
सिंधिया वंश के राजा जीवाजी राव ने वर्ष 1948 में राज्य का भारत संघ में विलय किया था। वे संयुक्त संघ के पहले राज्य प्रमुख बनाए गए। ये पहले आएगा, संयुक्त संघ के पहले राज्य प्रमुख बनाए गए। जीवाजी राव सिंधिया का निवास स्थल जय विलास पैलेस वर्तमान में एक संग्रहालय के रूप में ग्वालियर में स्थित है। अगर आप लोग ग्वालियर गए होंगे घूमने तो आपने देखा होगा जय विलास पैलेस, वो जीवाजी राव सिंधिया का था निवास स्थल, जो कि वर्तमान में एक म्यूजियम के रूप में है। दोस्तों, तो ये मध्य प्रदेश के प्रमुख राजवंश इसमें हमने पूरा कवर कर लिया है और बहुत ही इजी लैंग्वेज में। अगर आप इसको 2-3 बार ध्यान से सुनेंगे तो ये आपको याद हो जाएगा। दोस्तों, लेक्चर को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।